Hello everyone, welcome to Wikipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is Brijesh. As you all know, exam date of Patwari has been extended, okay, postponed, right? So this is our last lecture for revision course Punjab Patwari, right? We will bring more lectures as and when exam date is declared, okay? So today in this session we will cover some important facts, okay, from exam point of view, right? So let's get started. So the very first important point is extensively grown pulse crop in India. See, हमें सभी को पता है, yes, we all know India is the largest producer of pulse crops and at the same time India is largest consumer of pulse crops also, okay? So ये जो पल्सेस इंडिया में ग्रो की जाती हैं, इनमें से सबसे ज्यादा कौन सी ग्रो की जाती है? चिकपी। और चिकपी क्या है? चिकपी जिसको हम हिंदी में या पंजाबी में काबली चना भी बोलते हैं, ओके? नाउ द सेकंड फैक्ट इज विच क्रॉप बेस्ट फॉर ऑटमन प्लांटिंग शुगर केन इंटरक्रॉपिंग, ओके? सो ऑटमन सीजन में जो शुगर केन के साथ को हम दूसरी कौन सी फसल जैसे लगा सकते हैं? जैसे हमने शुगर केन लगाया है, साथ में हम कौन सी फसल लगा सकते हैं? तो आंसर आता है पोटैटो, राइट? तो हम शुगर केन के साथ सर्दी मौसम में या ऑटमन सीजन में हम पोटैटो लगा सकते हैं। देन हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ शुगर केन इज इन विच स्टेट? हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी मीन्स यील्ड पर हेक्टेयर, ओके? यील्ड पर हेक्टेयर, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्टिविटी। एंड दैट इज हाईएस्ट इन विच स्टेट? आंसर इज तमिलनाडु, ओके? अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि शुगर केन एरिया मैक्सिमम इन विच स्टेट, तो आंसर क्या होना चाहिए? देन आंसर इज उत्तर प्रदेश, ओके? अभी जैसे शुगर केन की जो फसल है, इसके रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स है जो कि आपके पूरे फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। जैसे शुगर केन क्या है? एक खरीफ क्रॉप है, और जो शुगर केन की क्रॉप है वो जैसे पूरे साल में एक बार जैसे फसल लगाई जाती है, पूरे साल में वो फिर उसका जैसे झाड़ हम ले सकते हैं, उसकी हम फसल ले सकते हैं। नाउ विच इज शुगर केन क्या है? खरीफ क्रॉप है, विच इज प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाउंट इन द कंट्री एंड इंडिया स्टैंड्स एट सेकंड पोजीशन। इंडिया का जो वर्ल्ड में पोजीशन क्या है इन द टर्म ऑफ शुगर केन प्रोडक्शन? देन वी आर द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन क्रॉप, ओके? नाउ अब देखिए इस टेबल में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश जो है, राइट, इसका एरिया सबसे ज्यादा है शुगर केन प्रोडक्शन में। जैसे सबसे ज्यादा एरिया है जहां पे शुगर केन लगाया जाता है, और वो एरिया कितना है? 21.72 लाख हेक्टेयर्स, 21.72 लाख हेक्टेयर्स, ओके? अब अगर करें बात यील्ड की, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी कहां पे है? तो यहां से पता चलेगा यील्ड पर हेक्टेयर, ओके? तो सबसे ज्यादा कहां पे है? तमिलनाडु 107। अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब में कितने एरिया में लगभग लगाई जाती है शुगर केन की फसल? तो 0.96 लाख हेक्टेयर्स, 0.96 लाख हेक्टेयर्स। और यील्ड कितनी है इसकी पंजाब में? दैट इज 70, ओके? यानी कि यील्ड टन्स पर हेक्टेयर कितनी है पंजाब में शुगर केन की? 70। नाउ मैक्सिमम एडिबल ऑयल इज कंट्रीब्यूटेड बाय, जो हमारे पास जो ऑयल क्रॉप्स हैं या जैसे पल्स क्रॉप हैं, उनसे हम ऑयल निकालते हैं, राइट? सो सबसे ज्यादा कौन सी फसल से हम निकालते हैं? जो खाने वाला ऑयल है वो किस फसल से निकालते हैं? तो दैट इज ग्राउंड नट। अब ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली, इसके रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं। नंबर 1, गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट इन इंडिया, और ग्राउंड नट का एक रिसर्च सेंटर है, फर्स्ट नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्राउंड नट, कहां पे है? इट इज इन जूनागढ़, गुजरात। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है समटाइम कि जो मस्टर्ड है, द फ्रूट ऑफ मस्टर्ड इज नोन एज, देन आंसर शुड बी सिलिका, ओके? इट्स ए रबी क्रॉप
और जो मस्टर्ड है सबसे ज्यादा कहां पे उगाई जाती है, विच स्टेट इज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ मस्टर्ड, देन आंसर शुड बी राजस्थान इज द टॉप प्रोड्यूसर. ओके, देन नेक्स्ट इज फर्स्ट मैन मेड cereal. फर्स्ट मैन मेड cereal, सबसे पहले जो कब बात करें तो मैन मेड cereal कौन सी थी, ट्राइटिकेल. ट्राइटिकेल क्या है, ये एक तरह की गेहूं है और ये किससे बनी है, किसका मिला के बनी है, जैसे गेहूं और जैसे जौ, इन दोनों को मिला के, राइट, तो क्या बना है, ट्राइटिकेल. मैन मेड cereal है ये, राइट. इससे सबसे ज्यादा क्या, इसको हम दूसरा क्या नाम दे सकते हैं, इसको मैक्रोनी व्हीट, जिससे मैक्रोनी वगैरह बनती है, राइट. अब इसी में जैसे अगर हम व्हीट की बात करें तो अक्सर एक और क्वेश्चन आ जाता है कि जो पास्ता मेकिंग है उसके लिए कौन सी व्हीट सबसे ज्यादा यूज होती है, तो आंसर इज दुरम व्हीट. दुरम व्हीट किस लिए यूज होती है, पास्ता बनाने के लिए. ओके, अब और व्हीट के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है. देखिए, जो पंजाब पटवारी का एग्जाम होता है उसमें जो क्वेश्चन आते हैं उनका जो लेवल है वो काफी मुश्किल नहीं होता, बट हाँ क्वेश्चन टिपिकल हो सकते हैं, राइट. उन्होंने बस ये चेक करना होता है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जो नॉलेज है पर्टेनिंग टू एग्रीकल्चर वो एक सामान्य लेवल की होनी चाहिए. तो जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादातर टफ नहीं आते हैं, मीडियम लेवल के ही क्वेश्चंस आते हैं. ओके, बट आपके ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए. सो पर्टेनिंग टू व्हीट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं, जैसे उसका ओरिजिन, व्हीट का जो ओरिजिन है वो क्या है, वेस्ट साउथ वेस्ट एशिया, टर्की. टर्की इज कंसिडर्ड एज द ओरिजिन ऑफ व्हीट क्रॉप, राइट. व्हीट इज आल्सो नोन एज वर्ल्ड स्टेपल फूड. स्टेपल फूड मीन्स कि जो इंपॉर्टेंट फूड है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा किसको माना जाता है, व्हीट को. अब सीड रेट, राइट, व्हीट की जो क्रॉप है उसका सीड रेट क्या है, यानी कि पर हेक्टेयर हम कितने सीड लगा सकते हैं, एंड दैट इज 100 kg पर हेक्टेयर. व्हीट में जो प्रोटीन मिलता है उसको क्या कहते हैं, देन दैट इज ग्लूटिन. ग्लूटिन इज द प्रोटीन, राइट, फाउंड इन द व्हीट. ओके, देन टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन है व्हीट का, देन आंसर इज चाइना. ओके, देन टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ व्हीट इज यूपी, नेक्स्ट इज पंजाब. नेक्स्ट, अब ये थी बात हमने व्हीट की करी है. नेक्स्ट जो राइस की क्रॉप है उसके रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखने हैं. सबसे ज्यादा आता है व्हाट इज बोटेनिकल नेम ऑफ पैडी. सो बोटेनिकल नेम ऑफ पैडी इज ऑर्जा सातिवा. ऑरिजा सातिवा, तो ये आपने याद रखना है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, राइट. और इसका ओरिजिन कहां माना जाता है, इंडो म्यांमार साउथ ईस्ट एशिया. म्यांमार में इसका ओरिजिन माना जाता है, इंडो म्यांमार में, राइट, साउथ ईस्ट एशिया में इसका ओरिजिन माना जाता है. परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन व्हाइट राइस कितनी है, 6 to 7%. और परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन ब्राउन राइस, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, राइट. ब्राउन राइस में जो प्रोटीन है उसकी परसेंटेज कितनी होती है, दैट इज 7.9%. लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टेट कौन सा है, सबसे ज्यादा चावल कहां पे उगाया जाता है, वेस्ट बंगाल में. हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी की बात करें इन केस ऑफ पैडी क्रॉप, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी किस एरिया से आती है, किस स्टेट की है, देन आंसर इज पंजाब, राइट. नेक्स्ट जो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, गोल्डन राइस इज रिच इन. गोल्डन राइस की अगर बात करें तो एक चीज आप हमने ये भी ध्यान में रखनी है कि इट वाज डेवलप्ड एट IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट. गोल्डन राइस वहां पे डेवलप किया गया था, एंड दैट इज रिच इन बी कैरोटीन. बीटा कैरोटीन में ये इसमें ज्यादा होता है. अब एग्जाम में एक और क्वेश्चन आया हुआ है, दैट इज कि सोविंग टाइम ऑफ ऑस पैडी. ऑस पैडी को कब लगाया जाता है, अप्रैल और मई में. और अमन पैडी को कब लगाया जाता है, जून जुलाई में. और बोरो पैडी को कब लगाया जाता है, नवंबर और दिसंबर में. ओके,
नेक्स्ट, हाईएस्ट पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट, हाईएस्ट पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? दैट इज एमपी। राइट। हाईएस्ट इरिगेशन एरिया कवरिंग कैनाल इन द वर्ल्ड, कौन सा कैनाल वर्ल्ड में ऐसा है जिससे कि सबसे ज्यादा एरिया इरिगेट किया जाता है, या सबसे ज्यादा जहां जिस कैनाल से सिंचाई होती है वो कौन सा है? राइट। तो आंसर क्या है इसका? राइट, इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी एक कैनाल है, लॉन्गेस्ट कैनाल है। राइट। तो इससे सबसे ज्यादा एरिया इरिगेट किया जाता है, और ये कहां से कहां तक चलती है? देखिए, हरिके पतन एक जगह है, टाउन कहते हैं हरिके। राइट, इन द फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट। राइट, फिरोजपुर, फरीदकोट और बठिंडा, ये का एक कॉमन एक यहां पे एक टाउन आता है, फिर यहां पे फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट के पास हरिके एक टाउन है, वहां से ये स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है? थार, राजस्थान तक ये जो नहर कैनाल है ये जाती है। ओके, तो इससे क्या है? सबसे ज्यादा एरिया जो है वो इरिगेट किया जाता है। नेक्स्ट इज हाईएस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट, वी ऑलरेडी नो, उत्तर प्रदेश। हाईएस्ट पेस्टिसाइड्स यूज्ड इन इंडिया, सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड जो यूज होते हैं कौन से हैं? इंसेक्टिसाइड। सिलिकॉन एसेंशियल फॉर विच क्रॉप, अगर बात आ जाए कि जो सिलिकॉन है वो किस क्रॉप के लिए जरूरी माना जाता है? देन आंसर इज राइस और पैडी। देन नेक्स्ट इज येलो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विद, देखिए अक्सर रेवोल्यूशंस पे क्वेश्चन आ जाता है। राइट, तो हमें जितनी भी रेवोल्यूशंस हैं, ओके, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन है, व्हाइट रेवोल्यूशन है, येलो रेवोल्यूशन है, ब्लैक रेवोल्यूशन है, ये हमें हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे बात की गई है येलो रेवोल्यूशन रिलेटेड विद, इट वाज रिलेटेड विद ऑयल सीड्स। ओके, अब बाकी जो रेवोल्यूशंस है वो कौन कौन सी है एक बार देख लेते हैं। जैसे ब्लैक पावर रेवोल्यूशन, इट वाज रिलेटेड विद पेट्रोलियम। देन ब्लू रेवोल्यूशन, इट वाज रिलेटेड विद फिश प्रोडक्शन। ब्राउन रेवोल्यूशन, इट वाज रिलेटेड विद लेदर और कोकोआ। राइट, देन ग्रे रेवोल्यूशन वाज रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर। देन ग्रीन रेवोल्यूशन वाज रिलेटेड विद व्हीट राइस। ओके, तो कुछ सेरियल क्रॉप्स हैं उन पे, जैसे दैट वाज रिलेटेड विद सेरियल क्रॉप्स। ओके, अब अक्सर जब ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो दो फेमस पर्सनैलिटी है जिनका जिक्र हमेशा किया जाता है, या एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, सो नॉर्मन बोरलगम एक पर्सन था, ठीक है, ही वाज ए पैथोलॉजिस्ट। ही वाज अवार्डेड नोबेल पीस प्राइज इन 1970 in recognition of his contribution to world peace through increasing food supply. इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था ग्रीन रेवोल्यूशन में, राइट, इसीलिए इनको 1917 में नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था। ओके, ही वाज फ्रॉम मैक्सिको। देन दूसरा जो इंडिया में जो फेमस पर्सनैलिटी था जिनको ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए काफी जाना जाता है, ही वाज एम.एस. स्वामीनाथन। राइट, ही इज फाउंडर ऑफ एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन। राइट, इन्होंने स्टार्ट की है MSSRF। ओके, अब देखिए इनको एम.एस. स्वामीनाथन को जो टाइम मैगजीन है उसके मुताबिक उनको जो वर्ल्ड में 20 पर्सनैलिटीज हैं, इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज हैं, उनमें से एक माना गया है। इंडिया से 3 थी फेमस पर्सनैलिटीज, राइट, जिनको इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज, इन्फ्लुएंशियल एशियन के तौर पे टाइम मैगजीन ने सिलेक्ट किया था, और ये 3 थे। एक तो एम.एस. स्वामीनाथन, और जैसे महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर। So M.S. Swaminathan was among those 3 personalities.
नेक्स्ट इज फाउंडर ऑफ रिले क्रॉपिंग। फाउंडर ऑफ रिले क्रॉपिंग किसको माना जाता है? डॉक्टर बलवंत राज। अब रिले क्रॉपिंग है क्या चीज? वैसे एग्जाम में अगर पूछा जाए तो ऑप्शन में से आप सेलेक्ट आइडिया लगा सकते हो, एक बार आइडिया होना चाहिए हल्का सा। जो रिले क्रॉपिंग है उसमें क्या करते हैं हम, एक खड़ी फसल के बीच में हम दूसरी फसल लगा लेते हैं, राइट। देन हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर किस स्टेट में है? देन आंसर इज मध्य प्रदेश। ओके, देन नेक्स्ट इज नागार्जुना। नागार्जुना सागर इरिगेशन प्रोजेक्ट सिचुएटेड एट, नागार्जुना सागर इरिगेशन प्रोजेक्ट किस स्टेट में है? तो आंसर है आंध्र प्रदेश। अब कुछ और इंपॉर्टेंट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं या इरिगेशन या जैसे कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है। ओके, नंबर 1 इज ब्यास प्रोजेक्ट। इट्स ए ज्वाइंट वेंचर ऑफ हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान। ब्यास प्रोजेक्ट किस नदी पे है? ये ब्यास सतलुज लिंक है, ये ब्यास रिवर पे है। इट कंसिस्ट ऑफ ब्यास सतलुज लिंक एंड ब्यास डैम एट पौंग। ये आपने याद रखना है इस चीज को, ब्यास प्रोजेक्ट को। देन भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, राइट, इट्स ए ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। इंडियाज बिगेस्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट comprises a state gravity dam across सतलुज रिवर एट भाखड़ा। देखिए जो भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट है ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का। ओके, इट्स ए मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट क्यों कहते हैं इसको? एक तो इससे हम बिजली का उत्पादन करते हैं, दूसरा हम इसको इरिगेशन प्रोजेक्ट जैसे इरिगेशन के लिए भी यूज करते हैं, राइट। एक चीज और इसके रिलेटेड याद रखनी है, इट्स ए स्टेट ग्रेविटी डैम। और कहां पे है ये? सतलुज रिवर पे है। कहां पे है? भाखड़ा जो नंगल डैम है वहां पे है। द नंगल हाइडल चैनल, राइट, 2 पावर हाउसेज एट भाखड़ा डैम एंड 2 पावर स्टेशन एट गंगूवाल और कोटला। ये याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं ओके कि 2 भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट के 2 पावर स्टेशन है, कहां कहां पे हैं? गंगूवाल और कोटला में। द नेक्स्ट इज फारका प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट कहां पे है? इट इज इन वेस्ट बंगाल। द प्रोजेक्ट वाज टेकन अप फॉर द प्रिजर्वेशन। ये फारका जो प्रोजेक्ट है वेस्ट बंगाल है, हुगली नदी पे है। ये किस लिए बनाया गया था? मेन पर्पज क्या था इसका? मेन पर्पज था कि जो ये हमारे जैसे अब वहां पे क्या है, ये जो कलकत्ता पोर्ट है, पोर्ट जहां से व्यापार वगैरह होता है, उस पोर्ट को प्रिजर्व और मेंटेनेंस करने का इसका ऑब्जेक्टिव था। द मेन पर्पज ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज द मेंटेनेंस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कलकत्ता पोर्ट। ओके, सो किस नदी पे है ये? हुगली नदी पे है ये आपने इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड याद रखना है। नेक्स्ट इज हीराकुंड डैम। हीराकुंड जो प्रोजेक्ट है उड़ीसा में है, महानदी रिवर पे है, राइट। इट इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट डैम। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट डैम की अगर बात करें क्वेश्चन में आ जाए तो क्या होगा? हीराकुंड जो डैम है दैट इज द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड एंड इट इज ऑन महानदी रिवर। नेक्स्ट इज रंजीत सागर डैम, थीन डैम। ये कहां पे है? पंजाब में। मल्टीपर्पज हाईएस्ट डैम इन द कंट्री, हाईएस्ट डैम इन द कंट्री। बिल्ट ऑन रिवर रावी रवि पे है ये, फॉर द बेनिफिट ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड जम्मू एंड कश्मीर। देन नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है दैट इज रिहांद प्रोजेक्ट। ये कहां पे है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। इट इज द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन इंडिया ऑन द बॉर्डर ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश विद द कैपेसिटी ऑफ 300 मेगावाट एनुअली। अगर आ जाए एग्जाम में कि मैन मेड लेक विच अमंग दीज इज मैन मेड लेक और ऑप्शंस आ जाएं तो वहां पे आपका आंसर होना चाहिए रिहांद प्रोजेक्ट, राइट। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है ये।
राइट, देन इट इज द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन इंडिया, और कहां पे है ये? ऑन द बॉर्डर ऑफ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो एग्जाम में पूछा जाता है, थेरी डैम। टेहरी डैम जो है ये कहां पे है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है, और इट इज द हाईएस्ट डैम, इंडियाज हाईएस्ट डैम बिल्ट ऑन भागीरथी रिवर। ये आपने याद रखना है, राइट। देन इंपॉर्टेंट फैक्ट 22, लीडिंग स्टेट इन स्प्रिंकलर इरिगेशन इन इंडिया। स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या होती है? स्प्रिंकलर इरिगेशन में जैसे हम पूरा एक खेत में क्या है, जगह जगह पे हम फुहारे लगा देते हैं, तो पूरे खेत की सिंचाई हम उसके साथ करते हैं, फुहारों के साथ, और इसको क्या कहते हैं? स्प्रिंकलर इरिगेशन। और इसमें सबसे ज्यादा कहां पे होती है ये? तो आंसर होना चाहिए राजस्थान। अब इसी के रिलेटेड और एक इरिगेशन का मेथड है ड्रिप इरिगेशन। पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि ड्रिप इरिगेशन होती क्या है, कुछ और भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, जैसे हम जमीन के नीचे, राइट, कुछ गहराई में हम पाइप्स दबा देते हैं, और उन पाइप से फिर जमीन के अंदर ही क्या है, ड्रिप मेथड से, जैसे वो जमीन के अंदर ही जैसे उनकी पानी चलता रहता है पाइप से, जैसे पूरी जमीन में हम पाइप जैसे कुछ गहराई में हम पाइप दबा देते हैं, फिर उन पाइप में जैसे छोटे छोटे सुराख से जमीन की सिंचाई होती है, और दिस मेथड इज कॉल्ड ड्रिप इरिगेशन। और सबसे ज्यादा कहां पे होता है ये? आंध्र प्रदेश में किया जाता है, राइट। नाउ some questions on poultry, right? For long term storage of eggs, it should be stored at which temperature? लंबे समय तक एग को संभाल के रखने के लिए इसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए? देन आंसर इज 10 डिग्री सेल्सियस। जो लाइफ स्पैन है हैन का, मुर्गी का, जो माना जाता है कितने समय तक जिंदा रहती है, लाइफ स्पैन ऑफ हैन कितना आता है, कितना है? दैट इज 5 to 10 years। अब ब्रीड्स ऑफ हैन कौन कौन सी हैं? एक तो सतलुज लेयर, IBL 80 ब्राइलर, व्हाइट लेगहॉर्न, रोहोड आइसलैंड रेड, और व्हाइट पॉलीमाउथ रॉक। ये कुछ ब्रीड्स हैं हैन की। जो व्हाइट पॉलीमाउथ रॉक है, ये दिस ब्रीड गिव्स 270 to 280 eggs per year and the average weight of egg is 58 grams, राइट। तो यहां पे देखिए, एक तो इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे कॉमन जो ब्रीड्स हैं हैन की वो पता होनी चाहिए। तो कॉमन जो ब्रीड पंजाब में मिलती है जो हैन की, वो कौन कौन सी है? एक तो सतलुज लेयर, IBL 80 ब्राइलर, और व्हाइट लेगहॉर्न, ओके, रोहोड आइसलैंड रेड, और व्हाइट पॉलीमाउथ रॉक। ये जो ब्रीड है व्हाइट पॉलीमाउथ रॉक, इट गिव्स, ये जो ब्रीड है ये सबसे ज्यादा एग देती है एक साल में। कितने एग देती है ये? अराउंड 270 to 280 एग्स पर ईयर। और इसका जो अंडा है वो बड़ा साइज का होता है, उसका जो एवरेज जो वेट है वो कितना होता है? 58 ग्राम। नॉर्मली जो जितनी भी हैंस हैं जो अंडा देती हैं उसका वेट कितना होता है? एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आइडियल वेट ऑफ एन एग। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 57 ग्राम्स। नाउ बात करते हैं गॉट की। द लाइफ स्पैन ऑफ ए गॉट इज अबाउट 12 ईयर्स। जो बकरी है वो कितने समय तक जीवित रहती है? अराउंड अबाउट 12 ईयर्स। एज एट फर्स्ट किडलिंग, जो बकरी है उसको जो बकरी को जो मेमना होता है या बकरी का जो बच्चा होता है वो किस एज पे जैसे वो बच्चे देने स्टार्ट कर देती है बकरी, तो देन आंसर इज अराउंड 13 to 17 मंथ्स। ओके, तो एग्जाम पे ये क्वेश्चन कुछ बन सकते हैं। इंडिया रैंक इन कैटल एंड गॉट पॉपुलेशन, दैट इज सेकंड। ओके, अक्सर एग्जाम में देखिए नॉर्मल जो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो काऊ का मिल्क है वो उसमें थोड़े येलो कलरिंग होती है, वो किस वजह से होती है? तो आंसर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैरोटीन।
ओके, हाईएस्ट एंड स्वीटेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग ब्रीड ऑफ काउ, ऐसी कौन सी ब्रीड है जिसका जो मिल्क है वो स्वीट होता है? तो वो क्या उसका आंसर क्या होगा? साहिवाल, राइट। तो ये इसका जो साहिवाल काव है, इसका जो दूध है उसमें फैट भी ज्यादा होता है और उसका टेस्ट भी जो है वो मीठा होता है। नेक्स्ट, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है लैक्टोमीटर है किस प्रिंसिपल पे काम करता है, लैक्टोमीटर किस लिए यूज होता है। तो ये आपने अच्छे से, आपको ये पॉइंट्स, ये सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए। वैसे तो आपको पता होंगे, फिर भी एक बार रिवीजन के लिए अच्छा है, राइट। सो लैक्टोमीटर क्या है? इट लैक्टोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिड्स, आर्किमिड्स प्रिंसिपल पे ये काम करता है। और ये किस लिए यूज होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क मेजर करने के लिए, राइट। जब हम ग्रेविटी ऑफ मिल्क मापते हैं तो बेसिकली हम क्या मापते हैं कि मिल्क जो है वो कितना गाढ़ा है, ओके। उससे पता चल जाता है, नॉर्मली आइडिया हो जाता है कि इसमें फैट कितनी है। सो शुगर प्रेजेंट इन मिल्क, जो मिल्क में शुगर होती है वो कौन सी होती है? इट इज लैक्टोज, इन द फॉर्म ऑफ लैक्टोज। द ओनली सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन इन वेजिटेरियन डाइट, इन वेजिटेरियन डाइट इज मिल्क। मिल्क इज पुअर सोर्स ऑफ आयरन एंड विटामिन, ये आप इंपॉर्टेंट है, आपने ये ध्यान में रखना है, राइट। जो मिल्क है, इट इज ए पुअर सोर्स ऑफ आयरन एंड विटामिन सी। नाउ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैव गुड बैलेंस ऑफ प्रोटीन। मिल्क में होता क्या है? देखिए, हमें पता है इट इज ए पुअर सोर्स ऑफ आयरन एंड विटामिन, बट फिर उस मिल्क में होता क्या है? ज्यादा। तो इट इज ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड आर ए वेरी गुड सोर्स ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, राइट। कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो के ह्यूमन बीइंग जो है उनकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम, रिबोफ्लेविन और फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन B12, पोटाशियम, मैग्नीशियम एंड जिंक। सो मिल्क इज गुड सोर्स ऑफ ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, राइट। नेक्स्ट इज 29. Which chemicals responsible for browning of brinjals and apple when cut and exposed to air? So जब हम जैसे बैंगन है या एप्पल है या कुछ और फ्रूट्स है, जब हम उनको काट के हवा में रख देते हैं, ओपन जैसे हम खुला छोड़ देते हैं तो हवा में रख देते हैं, तो उनका जो कलर है वो ब्राउन ब्राउन सा हो जाता है। वो किस वजह से होता है, राइट। तो आंसर है पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज, राइट। इसको हम टायरोसिन भी कहते हैं। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ टायरोसिन और पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज, कलर ऑफ सम फ्रूट्स और वेजिटेबल टर्न्स ब्राउन व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, ओके। तो ये एग्जाम में आ सकता है। देन नेक्स्ट इज Food Product Order FPO was passed in 1955. ओके, अब देखिए फूड प्रोडक्ट ऑर्डर क्या था। बेसिकली जब इसेंशियल कमोडिटी एक्ट आया 1955 में, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट आजकल चल रहा है जो 2020 में जिसको रिवाइज किया गया है, ओके, उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। बट पहले जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट कब आया था? 1955 में। और इसी जो एक्ट के साथ साथ एक फूड प्रोडक्ट ऑर्डर भी आया था, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? मेंटेनेंस। इसका जो ऑब्जेक्टिव था दैट वाज मैन्युफैक्चर फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स मेंटेनिंग सैनिटरी एंड हाइजेनिक कंडीशन इन द प्रीमिसेस। जहां पे ये फूड प्रोडक्ट, जैसे ये प्रोडक्ट्स हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जहां पे ये रखे जाते हैं, जहां पे प्रोसेस किया जाता है, वहां पे एक तो पूरी साफ सफाई हो और हाइजेनिक कंडीशन हो। दूसरा, उनका जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो एज पर मेंशन्ड होना चाहिए, ओके। सो दिस वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर 1955।
नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट, ये कब आया था? इट वाज enacted in 1937. Agriculture Produce Grading and Marketing Act was passed in 1937. The next is the Consumers Protection Act. Consumers Protection Act was passed in 1986. तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने इनको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट इज विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. कौन सा एंजाइम जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल एंड कार्बन ऑक्साइड? तो आंसर इज जाइमेज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोसेस यूज्ड फॉर इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स इन कैनिंग? राइट, सो कैनिंग में विच प्रोसेस यूज फॉर इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स इन कैनिंग? तो आंसर क्या आएगा आपका? ब्लैंचिंग. ब्लैंचिंग क्या है? ब्लैंचिंग देखिए, एक तो ये जो कैनिंग में वहां पे यूज होता है, दूसरा वेजिटेबल क्रॉप्स के लिए हम ब्लैंचिंग काफी यूज करते हैं. जैसे कॉलीफ्लावर है, क्रॉप है, उसके लिए भी हम ब्लैंचिंग यूज करते हैं. ब्लैंचिंग में क्या होता है, जैसे हम वेजिटेबल्स को हम हॉट वाटर में बॉईल करते हैं, राइट. फिर उसको हम बॉईल करने के बाद हम उसको जैसे या ठंडे पानी से ठंडा पानी उस पर डालते हैं या उसको हम फ्रीज कर देते हैं. उससे क्या है, उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यूज जो है वो बनी रहती हैं, राइट. देन नेक्स्ट इज द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट. फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट कब आया था? इट वाज पास्ड इन 1954 एंड केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम जून 1955. फूड प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट वाज पास्ड इन 1954 एंड it came into effect in June 1955. Okay. The next is prevention of microorganism entry into fruit and vegetables called aspecies. Right. The next is which chemical used for preserving colored products? Colored products को प्रिजर्व करने के लिए कौन सा केमिकल हम यूज करते हैं? सोडियम बेंजोएट. ये कुछ कलर्ड जैसे क्रॉप्स है, फूड क्रॉप्स हैं, उनको हम प्रिजर्व करने के लिए क्या यूज करते हैं? सोडियम बेंजोएट. विच केमिकल यूज फॉर प्रिजर्विंग कलरलेस प्रोडक्ट्स? जो कलरलेस प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? पोटासियम मेटाबाइसल्फेट. The gas is used for artificial ripening of green fruits is, जो green fruits है, for example banana and apples, okay, तो उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनको पकाने के लिए हम कौन सा आर्टिफिशियल जैसे केमिकल यूज करते हैं या गैस यूज करते हैं? देन दैट इज एसिटिलीन. एसिटिलीन जो गैस है वो हम यूज करते हैं ये जो ग्रीन फ्रूट्स हैं इनको पकाने के लिए. ऑल फ्रूट्स इन जनरल टाइप आर ऑफ नेचर एसिडिक. जितने भी फ्रूट्स हैं इन जनरल, इनको हम किस नेचर के मानते हैं? एसिडिक. अब एसिडिक नेचर क्या होती है, यहां पे ये समझना पड़ेगा. देखिए आपने पीएच स्केल वी हैव ऑलरेडी कवर्ड कि कौन से पदार्थ हैं जो एसिडिक होते हैं और कौन से अल्कलीन होते हैं, राइट. अगर पीएच लेवल 7 से कम हो तो हम क्या कहेंगे? कोई भी पदार्थ हो देन वी विल से इट इज एसिडिक. अगर पीएच लेवल 7 से ज्यादा हो तो हम क्या कहेंगे? अल्कलीन. और पीएच अगर 7 है तो हम क्या कहेंगे? न्यूट्रल. समटाइम क्या है, हम सॉइल की एसिडिटी मापते हैं, ओके. सॉइल का हम जब टेस्ट करते हैं, अगर उसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है तो हम क्या कहेंगे? दिस इज एसिडिक सॉइल.
अगर पीएच लेवल ज्यादा हो, यानी कि 7 से अगर उसकी वैल्यू ज्यादा हो, तो सॉइल किस तरह की होगी? वो अल्कलाइन सॉइल। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। देन बोटेनिकल नेम ऑफ ओकरा, ओकरा भिंडी, इसका जो बोटेनिकल नेम क्या है? दैट इज अबेलमोसस एस्कुलेंटस। तो ये इसका बोटेनिकल नेम है। इन टोमेटोज एंटी फ्रीजिंग जीन हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम, जो टोमेटोज में एंटी फ्रीजिंग जीन है वो कहां से ट्रांसफर हुआ है? फिश से। नाउ नेक्स्ट इज इंडियन जर्नल ऑफ हॉर्टिकल्चर पब्लिश्ड फ्रॉम, इंडियन जर्नल ऑफ हॉर्टिकल्चर मैगजीन है, दैट इज पब्लिश्ड फ्रॉम IARI न्यू दिल्ली। ओके, देन हाईएस्ट एसिडिक सॉइल इज फाउंड इन विच स्टेट? एसिडिक सॉइल सबसे ज्यादा कहां पे मिलती है? तो आंसर है वेस्ट बंगाल, राइट। अब अगर बात करें सॉइल्स, देखिए इंपॉर्टेंट है ये चीज, यहां से एग्जाम में काफी क्वेश्चन आ सकते हैं। सो सॉइल्स ऑफ पंजाब, एक बार जैसे मैंने अभी बताया आपको, एनीथिंग बिलो 7 रेंजिंग फ्रॉम 0.00 to 6.9 इज एसिडिक, and anything above 7.0 from 7.1 to 14.0 is alkaline। एग्जाम में कई बार यह भी पूछ लिया जाता है, द ब्लड इन योर वेन्स इज स्लाइटली अल्कलिन। पीएच कितना है ब्लड का? दैट इज 7.4। ओके, नाउ अगर हम बात करें कि वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल्स इन पंजाब, तो सबसे पहले जो सॉइल पंजाब में हम में अगर जो मिलती है दैट इज फ्लड प्लेन और वेट सॉइल्स। दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ इलेंगोनेटेड बेल्ट्स। ये जो सॉइल है, ये जो रिवर्स हैं, राइट, उनके जो किनारे हैं वहां पे ये ज्यादा मिलती हैं। दीज आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ इलेंगोनेटेड बेल्ट्स ऑन द बोथ साइड ऑफ द रिवर चैनल सच एज दोज ऑफ सतलुज, रावी, ब्यास एंड घग्गर। नाउ जो पंजाब में किस एरिया में मिलती है? रोपर टाउन टू फाजिलका टाउन इन साउथ वेस्ट, रोपर टाउन टू फाजिलका टाउन एंड साउथ वेस्ट, वहां पे ये जो सॉइल है वो काफी मात्रा में मिलती है। दीज सॉइल्स आर सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ पैडी, wheat, sugarcane and vegetables, राइट। ये जो मिट्टी है ज्यादातर रिवर्स के जो किनारे हैं वहां पे, वो जो किनारे जब बढ़ जाते हैं तो वहां पे पाई जाती है, राइट। तो ज्यादातर कहां पे मिलती है? रोपर टाउन टू फाजिलका टाउन, वहां पे ज्यादा मिलती है। और ये जो सॉइल है इट इज गुड फॉर पैडी, व्हीट, शुगर केन एंड वेजिटेबल्स। नाउ नेक्स्ट इज लोमी सॉइल। ये कहां कहां पे मिलती है? फर्स्ट जो लोमी सॉइल है, इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट फर्टाइल एंड प्रोडक्टिव सॉइल ग्रुप ऑफ द स्टेट। मोस्ट फर्टाइल जो लैंड माना जाता है दैट इज लोमी सॉइल। इट इज प्रेडोमिनेंट सॉइल स्पेशली, ये कहां पे मिलती है? ज्यादातर नवांशहर डिस्ट्रिक्ट में, लाइक, राइट। देन नेक्स्ट इज लार्जर पार्ट्स ऑफ नकोदर, तहसील ऑफ जलंधर डिस्ट्रिक्ट, फगवाड़ा और सेंट्रल पार्ट्स ऑफ कपूरथला डिस्ट्रिक्ट। यहां पे जो सॉइल ज्यादातर मिलती है दैट इज लोमी सॉइल। नेक्स्ट इज सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल क्या है? रेतीली जमीन है। दीज आर एरिड सॉइल ऑफ साउथ वेस्टर्न एंड साउथ सेंट्रल पंजाब कवरिंग द, ये ज्यादातर कहां पे मिलती है? बठिंडा, मानसा, साउथर्न पार्ट्स ऑफ फिरोजपुर, मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट, लार्जर पार्ट्स ऑफ संगरूर, साउथ एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ पटियाला डिस्ट्रिक्ट एंड सम पैचेस ऑफ लुधियाना डिस्ट्रिक्ट। तो यहां पे जो सॉइल है दैट इज सैंडी सॉइल। दे हैव लो टू मीडियम फर्टिलिटी। इनकी जो फर्टिलिटी है वो जैसे मीडियम टाइप की है। बट बाय आर्टिफिशियल इरिगेशन दे बिकम मच मोर प्रोडक्टिव एंड आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग कॉटन और सिट्रस फ्रूट्स कौन से होते हैं? जैसे नींबू है, मौसमी है, राइट, और ऑरेंज है,
ये सारे सिट्रस फ्रूट्स हैं जो, ठीक है। देन ऑयल सीड्स, व्हीट एंड फॉडर क्रॉप। देन नेक्स्ट इज फोर्थ नंबर पे है डेजर्ट सॉइल। दिस सॉइल बिलोंग टू एरिडिक जोन स्प्रेडिंग ओवर साउथ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द स्टेट। जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है स्टेट में, ये वहां पे मिलती है। ज्यादातर कहां पे है? इन द स्टेट ऑफ अबोहर तहसील एंड जीरा एरिया ऑफ फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट, मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट, लार्जर पार्ट ऑफ बठिंडा एंड मानसा डिस्ट्रिक्ट एंड सम पैचेस इन संगरूर एंड लुधियाना डिस्ट्रिक्ट। These soils are good for cultivation of cotton, moth, citrus, wheat, bajra and other kharif fodder. Now, Kandi soil. These soils are found in areas of Pathankot Tehsil of Gurdaspur, larger parts of Hoshiarpur, Navashehar and Ropar district. These soils have a sandy loam, silt loam and clay silt to gravelly texture. इनका जो टेक्सचर है वो नॉर्मली सैंडी लॉम, सिल्ट लॉम और जो सैंडी सॉइल है उनको मिला के उनके तरह ही होता है। द नेक्स्ट सॉइल इज सीरोजेम्स। ये जो सॉइल है इनका जो टेक्सचर है, इनका कलर है वो हल्का ग्रे कलर का होता है। ओके, ये जो सीरोजेम जो सॉइल है इसका जो पीएच लेवल है दैट इज 7.8 टू 8.5। अब 7.8 से लेके 8.5 तक है अगर इसका पीएच जो लेवल वो वैल्यू है, तो दैट मीन्स कि ये जो सॉइल है किस तरह की सॉइल होगी? अल्कलिन या खारी जमीन। ओके, देन दीज सॉइल्स आर फाउंड इन ईस्टर्न हाफ ऑफ मालवा प्लेन इन लुधियाना डिस्ट्रिक्ट, नॉर्दर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ संगरूर डिस्ट्रिक्ट, फतेहगढ़ साहिब डिस्ट्रिक्ट, Rajpura and Patiala district, western parts of Patiala district and some interdunal areas of Faridkot district. So this soil is found in these districts. Then next is sodic and saline soil. This type of soil is salinity and sodicity. Sodicity means high presence of sodium. ये जो सोडिक और सेलाइन सॉइल है, सोडिक क्या होती है? जिसमें सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है, नमक की मात्रा जिसमें ज्यादा होती है, और सेलाइन सॉइल जिसमें जो जमीन खारी होती है, राइट, जिसका पीएच लेवल 7 से ज्यादा होता है। नाउ सैलिनिटी इज द प्रेजेंस ऑफ हाई कंटेंट ऑफ सोल्यूबल साल्ट्स मोर देन 0.2%. pH value are generally 7.3 to 8.5 and the soil is neutral in reaction. अब ये कहां पे मिलती है ये सॉइल? All areas of saline and sodic soil lie along or across Bikaner Canal, Abohar Bathinda, Gaggar and Kotla branches of Sarhand Canal and Bhakhara Canal in these areas. तो यहां पे ये जो सॉइल मिलती है। Now most of field crops require the pH range for optimum growth is 6.5 to 7.0. ज्यादातर जो फसलें हैं उनके लिए जो pH वैल्यू है सॉइल की वो कितनी होनी चाहिए? दैट इज 6.5 टू 7.0, राइट। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है, वैरायटी ऑफ ब्लैक ग्राम आर, ब्लैक ग्राम किसको बोलेंगे? जैसे काले चने। इनकी जो इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं वो कौन कौन सी हैं? T9 और प्लांट U19। वैरायटीज ऑफ चिकपी, काबली चने की जो पंजाब में जो वैरायटीज हैं वो नॉर्मली कौन कौन सी हैं? एक तो पंजाब 1, नूर 91, नूर 2019 and Noor 2013 are important varieties of chickpea in Punjab. Okay, so एग्जाम में एक और भी क्वेश्चन आता है, जो ब्यूफोर्ट स्केल है वो किस लिए यूज होता है? सो ब्यूफोर्ट स्केल इज मेजर टू मेजर ब्यूफोर्ट स्केल इज यूज टू मेजर विंड फोर्स और स्पीड। ये हवा की गति को मापने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट इज HD
23-29 वैरायटी ऑफ सीड व्हीट। देखिए एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, ग्रीन रेवोल्यूशन में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन था वो किस वैरायटी की गेहूं का था, या जड़ी जो कणक है किस वैरायटी की थी जिसका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन था ड्यूरिंग ग्रीन रेवोल्यूशन। तो वहां पे आंसर क्या आएगा, HD 23-29। ये एक वीट की वैरायटी थी जिसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन में। ओके, लास्ट है इकोनॉमीज ऑफ एग्रीकल्चर। जो इकोनॉमी है दैट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, दैट इज नोन एज एग्रो इकोनॉमिक्स। ओके, राइट। देन नेक्स्ट कुछ एस्टैब्लिश्ड यूनिट्स हैं, कुछ यूनियन है, कुछ जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका हमें पता होना चाहिए, एग्जाम में उन पे अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया ये कब बनी थी, इन 1929, जब देश आजाद हुआ उससे भी पहले। नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1929। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट एंड वेयर हाउसिंग बोर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन the year 1956. Next is National Cooperative Development Corporation was established in the year 1963. Corporation came into being in 1963. Then National Agriculture Cooperative Marketing Federation of India Limited was started in the year 1958. Then Central Warehousing Corporation was started in the year 1957. Food Corporation of India was started in the year 1965. FCI was started in 1965. So these were some important points, important one-liner facts about Indian agriculture, right? So as you all know, the exam date for Punjab Patwari has been postponed. Okay, so this is our last lecture for Punjab Patwari revision course. We will bring more lecture as and when exam date is declared. Okay, so that's all for today. Thank you very much.